अस्सलाम नाजरीन, आज हम एक स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं हाफिज़ अहमद अली के साथ। आप लोग हैरान होंगे हाफिज़ अहमद अली कौन है। लोग उनको इस नाम से तो इतना जानते नहीं हैं। ज़्यादातर उनका जो यूट्यूब नेम है बदला ब्रदर, उनसे उस नाम से उनको जाना जाता है। ऑल द वे फ्रॉम आइसलैंड वो हमसे आज बात कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल आदमी तो नहीं है, बातें वो सीधी सीधी करते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, फिर कभी उनको कोई उठा लेता है, कभी उनको गायब कर देता है। अब मुल्क को छोड़ के वो बाहर चले गए हैं और उनका इरादा ये है कि जो जो मवाद उनके पास पड़ा हुआ है लोकल यूट्यूबर्स के ऊपर, उसको उन्होंने बेनकाब करना है। मैं पहले बता दूं, रीच आउट किया था डकी को, रजब भट्ट को और नदीम नानी वाला को, because हम ये स्टोरी हर एंगल से कवर करना चाह रहे थे। हमारे लिए बहुत फैसिनेटिंग था कि इंटरनेट के ऊपर क्या हो रहा है। हमें ये पता है कि इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी एग्जिस्ट करती है, बुरी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पर इस किस्म का इतना वायरल कंटेंट हमें नहीं आइडिया था अनटिल तला रिव्यूज़ वाला सारा मामला हुआ था, जिसके बाद फिर हमें इवेंचुअली पता चला कि बदला ब्रदर्स एक कैरेक्टर है, डकी भाई एक कैरेक्टर है, उसके साथ क्या क्या जुल्म होता रहा है। तो हाफिज़ अहमद अली, सबसे पहले आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। कोई बात नहीं। नहीं तो मैं ये हाजिर हूँ। रमज़ान कैसा जा रहा है आइसलैंड में, रोज़े लम्बे हैं? हाँ, इधर अभी रोजे लंबे होने शुरू हो चुके हैं। अच्छा। एंड जो रोजे होंगे ना, आखिरी अशरा, हम्म। वो तकरीबन 17 घंटों का होगा। अच्छा, वैसे सच बताना, कभी आज से 5 साल पहले सोचा था कि मैं आइसलैंड में हूँ? मैंने तो कभी कुछ सोचा ही नहीं था। मैं तो यूट्यूब का भी नहीं था कभी सोचा कि यूट्यूबर भी बनूंगा। या लेकिन हाँ, हाँ हाँ, बताओ हर बताओ। चीज हर चीज एक चेन के साथ जुड़ी हुई है। अब मैं सोचता हूँ इधर बैठ के, कभी भाई अचानक मैं बैठे बैठे सोचता हूँ कि मैं वाकई यहाँ पे बैठा हूँ एक जजीरे के ऊपर, सारी दुनिया अलग है और मैं इधर एक जजीरे पे बैठ। मैं ना अपने दिमाग को हिलाता हूँ कि मैं वाकई यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये कैसे चेन चली थी? यानी कि मैं एक आम सा इंसान था जो जिसका जो यहाँ तो घर में होता था या मस्जिद में, किसी से पूछना होता था भाई अहमद कहाँ पे है, या तो घर में है या मस्जिद में है। नहीं तो लेकिन मैं आइसलैंड स्पेसिफिकली का फ़ैसला कैसे लिया? मैंने काफी जगहों पे अप्लाई किया। ठीक है, अच्छा। मैंने वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, मैंने कतर में, सऊदी अरब में, स्वीडन, आइसलैंड, यानी कि काफी कंट्रीज में किया, एक में नहीं किया। तो अच्छा। जहां पे किस्मत लिखी थी वहां पे आ हम्म। गया, जहां का वीजा लग गया वहां पे आ गया। नहीं तो साथ फैमिली लेके आए आप? पीछे आपकी हाँ वालदा और भाई हैं सिर्फ? हाँ, वो स्पाउस वीजा हमारा लग गया ना, तो हम्म। वालदा और भाई, दो भाई हैं मेरे उधर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चारों बहनों की शादी हो चुकी है। अच्छा, वालदा माशाल्लाह। हाँ, वालदा उधर है। एक बहन की शादी रह गई थी, वो मैं करके आया। मेरा यानी कि वीजा लग चुका था, लेकिन मैंने कहा कि एक सिस्टर रह गई है हम्म। उसकी भी मैं शादी करके आया कि ये जिम्मेदारी मैं खत्म कर दूं, ताकि मुझे कोई ये ना कि भाई तेरी तो जिम्मेदारियां थी उधर, ये वो नहीं। हम्म। मैंने अपनी वालदा से इजाजत ली कि आप कहेंगी तो मैं जाऊंगा, आप कहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। हम्म। आप इजाजत देंगी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी यानी कि जिम्मेदारी है आपकी खिदमत करना। उन्होंने कहा हम्म। कि नहीं तुम जाओ, ठीक है, हम्म। तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो, उन्होंने कहा इधर हमारे। ਤੁਹਾਡੇ तो ਅਸੀਂ वैसे ही बड़ा तंग, तू जा। ये बस ये नहीं, चीज है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने सारी बैकग्राउंड फॉलो किया, मैंने जी हर जी। बंदे की वीडियो देखी है कंप्लीट, मतलब मैंने कोई चीज़ स्किप नहीं की, बिकॉज हम जब भी तनकीद करते हैं तो हम पूरा कंटेंट कंज्यूमर करते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि एक आधा छोटा क्लिप देख के। बिल्कुल अच्छी बात। जो आइडिया है कि डकी जो है वो किसी को उठवा सकता है या नदीम नानी वाला उठवा सकता है, मेरे लिए एक 33 साल के आदमी के लिए ये इमेजिन करना बड़ी अजीब सी बात है। तो मेरे नज़दीक तो शायद छोटे छोटे बच्चे हैं जिस तरह उनकी हरकत व सकनात है। हाँ, हाँ, ये जो हम्म, इनके साथ सियासतदान इन्वॉल्व होते हैं या ये एफआईए के हम्म, ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, हम्म। इनके खिलाफ आपने कभी कानूनी कार्रवाई करने का सोचा है? इनके मैं तो जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ हम्म। वो ही ये तैयार है। तो जो इनके हमायती हैं, जो इनके मसलन साथ देने वाले हैं, जैसे सियालकोट का डीएसपी है, जैसे लाहौर एफआईए का बड़ा अफसर है, जैसे एक और सियासतदान है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी मसला बन जाएगा। नहीं, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं, आप नाम ले सकते हैं। नहीं, वो आपके लिए तो कोई मसला नहीं होगा, मेरे उधर फैमिली बैठी है, उनके लिए मसला अच्छा, ना ना हो जाए। इतना डर है अभी भी? मतलब कि ये मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूँ कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ की बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, लेकिन मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ था ये देख के कि बहुत सारे लोग नाम लेते हुए इतरा रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं। इससे पता चलता है कितने डिफ़िकल्ट है पाकिस्तान के अंदर सही बात करना और सच्ची बात करना।
भाई आप खुद समझदार हैं, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपने ज्यादा दुनिया देखी है। पाकिस्तान के हालात आपको पता है, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान यानी कि दिन दिहाड़े उठा के ले जाते हैं, कोई कानून नहीं पूछने वाला। आपने वीडियोस देखी हैं, क्लिप देखी हैं, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं, उठा के ले गए। अब मेरे मोहल्ले के लोग देख रहे हैं, वो बेचारे डर रहे हैं कि मैं हम इनको रोके भी नहीं, ठीक है। पुलिस वाले हैं, इनको रोका, दिल के सामने चौक के लाइए। तो ये मसला पाकिस्तान में शुरू से है। दिन दिहाड़े उठा के ले जाते हैं, कोई कानून नहीं, सिर्फ पैसे का जोर है। ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। यहाँ तो की बात बंद बिल्कुल दुरुस्त है कि पैसे का तो जोर है। ये हाँ बताइएगा कि डकी में हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि अपनी रेपुटेशन हर हाल में प्रोटेक्ट करने को तुला हुआ है। इनफैक्ट जी तल्ला रिव्यूज़ के मामले में भी जब उसने अपना नाम क्लियर कर लिया तो तल्ला रिव्यूज़ पे बहुत किस्म के मुख्तलिफ मुकदमे हुए हैं। एंटी टेरर कोड का मुकदमा हुआ है, जो बस हैरान कौन सी बात है, कैसे एक यूट्यूबर पे दहशतगर्द अदालत में मुकदमा हो अब जाता है। मुझे मुझे लोग कमेंट कर रहे थे, भाई तुमने इतना अच्छा अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में होता ना, तो हम्म, मेरा भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वीडियो आ जानी थी। मेरे ऊपर हाँ भी कुछ चार हाँ। केसेस, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारे केस रेडी हैं। ये सबके सबके मेरे खिलाफ केस रेडी थे, अच्छा, इस वजह से इनका मैंने इनका प्रॉब्लम यही है कि आप तनकीद करते हो। हाँ, नहीं देखें, इनका प्रॉब्लम ये है कि आप तनकीद करो लेकिन हमारी बेइज्जती ना करो, ठीक है। तनकीद और बेइज्जती में क्या फ़र्क होता है, समझाइएगा। यही तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक बंदा सच बोल रहा है, ठीक है, मेरे लिए तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके लिए तो ही हेट स्पीच ही होगी ना। मैं इसराइल को गलत कह रहा हूं, सच बोल रहा हूं, तो इसराइल के लिए तो वो हेट स्पीच ही है। मैं एक रेपिस्ट को गलत कह रहा हूं, तो उस रेपिस्ट के लिए तो वो हेट स्पीच ही होगी, ठीक है। मैं अगर एक सियासतदान को हाँ। एक्सपोज कर रहा हूं, तो हम्म उस सियासतदान के लिए तो वो हेट स्पीच है, उसके लिए बेइज्जती है। हम्म। लेकिन मुझे ये बताओ, मैं झूठ कहां पे बोलता हूं कि भाई अभी ये तो झूठ बोलता है। एक चीज़ जो बार बार कही जाती है वो ये है कि आप ख़वातीन पे हमलावर होते हैं। और जी उसके अंदर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ डकी की बेगम की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक आप कंटेंट का ओवर जो मजमू है उसको देखते हुए कह रहा हूँ। और ख़वातीन पे तनकीद करते हैं, और ख़वातीन को कानून इजाज़त देता है कि वो माशरे में इस तरह घूमे फिरे जिस तरह करे। कानून हमारा इजाज़त देता है, पाकिस्तान का जो कानून है। तो फिर जब आप उन पर तनकीद करते हैं तो आप एक दकियानूसी सोच सामने लेके आते हैं, जिसकी वजह ठीक। से लोग आप पे कंटेंट को शायद पुश करते हम्म, हैं या आप पे कल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने गोल्ड डिगर कहा एक खातून को, एक हम्म, खातून को तंबीह दी कि वो शायद अपना रेट लगवा रही है, इस तरह की बातें। तो इसके ऊपर क्या हम्म। ख्याल है आपका? ये जो गोल्ड डिगर और वो जो रेट लगवाने वाली बात है, वो तो मैं ऑलरेडी माफी मांग चुका हूँ कि वो वर्ड बहुत ही जो है ना, मतलब झूठ बोला था मैं अल्फाजों से। उस कंटेंट को, रोस्टिंग को थोड़ी और मसलन फ्लो फ्लो में वो निकल गई चीज, तो उसकी मैं माफी ऑलरेडी मांग चुका हूँ, ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, मैं ये साबित करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर के देखें, एक ऐसा मुआशरा है जहां पे हम ऑलरेडी, पाकिस्तान में 90% आप भी समझदार हैं, बाय बर्थ ही मुस्लिम है ना, बाय चॉइस तो कोई नहीं ना। नहीं नहीं, तो बाय बर्थ। हाँ, जो जो मुआशरा जो देखता है ना, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। 10-10 मिलियन लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, 5-5, 8-8, 2-2, 3-3 मिलियन। तो जो इनको देखने वाले हैं या जो इनको फॉलो करने वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि ये सारी चीजें इस्लाम में अलाउ हैं। वो क्यों? क्योंकि ये रमजान के अंदर नेकियां करना शुरू कर देते हैं, साल में एक बार उम्रा कर लेते हैं, और अपनी शादियों के ऊपर नाच कर ऐसे नाच रहे होते हैं, ठीक है। और नीचे क्या कमेंट क्या कर रहे होते हैं, वह खलकनाकुम अज़वाजा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी यानी कि यानी कि नाच रहे हैं यार, देखें नाच रहे हैं, और नाचने की वीडियो क्लिप इंस्टाग्राम के ऊपर लगाते हैं और लिखते हैं वह खलकनाकुम अज़वाजा। यार मतलब कि आप ये इमेज दे रहे हो पाकिस्तान को, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, कि इस्लाम में नहीं, चीजें देखो अलाउ है। देखो हाफिज साहब, मैं इसमें बात करता हूँ। देखिए, हर हाल में बंदे को अल्लाह को याद करना चाहिए। तो कुछ वो लोगों की एक मखसूस कैफियत होती है जो अल्लाह को याद करते हैं। तो देखे ना, ये तो वो फिर अब वजद वजद की बात है। हाँ, वो तो देखें, वो वही तो कह रहा हूं कि अगर वो ये पर्सनल हो, ठीक है, अगर वो अपनी शादियों पे, अपने घरों में, अपनी उनकी माएं बहनें वो नाचें गाएं, जो कुछ मर्जी करें, पर्सनल मैटर है। मैं नहीं कहता कि हम कौन होते हैं तनकीद करने वाले, लेकिन जब वो उसकी वीडियो बना के एक सोशल पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं, तो वो सोशल मैटर, वो मुआशरती मैटर बन जाता है, वो पर्सनल मैटर नहीं रहा। और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो समझते हैं कि यार ये तो नॉर्मल है, अच्छा अच्छा, इसका मतलब शादियों पे ये नाच गाना ये आम है। मसला मुझे सिर्फ इस चीज से होता है कि भाई पर्सनल लाइफ में मेरे मोहल्ले में भी दोस्त हैं,
मेरे गली में, मेरे शहर में, मेरे इधर उधर हर जगह पे लोग रहते हैं, वो अपनी शादियों पे नाचते हैं, गाते हैं, जो कुछ मर्जी। हम कौन होते हैं कहने वाले? हम किसी को कहने वाले कुछ होते हैं? प्रॉब्लम ये है जब वो चीज ये लोगों को वीडियो बना के पूरे मुआशरे को दिखाते हैं और नीचे लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह व खलकनाकुम अज़वाजा, माशाल्लाह। तो वो एक कॉन्सेप्ट खराब कर रहे हैं इस्लाम का। ये तो मसला ये आपकी जो बात है इससे मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि दीन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जहाँ हाँ तक दीन का ताल्लुक है, मतलब इंसान 100 गलतियाँ करता है। मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं चेन स्मोकर हूँ, और मेरे लिए रमज़ान जो है वो एक बड़ा तकलीफ़ देह प्रोसेस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे रोज़े रखता हूँ, लेकिन मेरा मीटर हर वक्त आउट हो रहा होता है। तो मैं सिगरेट को जस्टिफाई नहीं करूँगा कभी भी, मुझे पता है गलत चीज़ है। ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल। मैं कभी नहीं कहूँगा जी अल्लाह का शुक्र है मैं सिगरेट पी रहा हूँ, अल्लाह का लाख लाख करम है कि मैं ये डब्बी ख़रीद सकता हूँ। ये गलत बात हो हाँ। जाएगी। लेकिन आप एक बहुत सख्त बात करते हैं। आप ये बात हम्म, करते हैं कि डकी जो है वो दानिस्ता तौर पे पैसे कमाने के लिए हर चीज़ करता है, लोगों को मैनिपुलेट करेगा, अपनी बेगम आए कर देगा, अपनी वालदा हम्म, दिखाएगा। और आप उतने सख्ती से रजब भट्ट पे नहीं उतरते। अच्छा। जी। तो ये मैंने को ज़ाती अपनी रंजिश है या फिर आपका एक असूल का फ़र्क है? मेरा कंटेंट देखिए, जितनी मैंने रजब भाट के खिलाफ वो उसके ऊपर 9 लाख व्यूज होने वाले हैं, जिसमें जितनी उस कहा कि मैंने रजब भाट के ऊपर तनकीद की है, डक्की के ऊपर तो की नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने डक्की के ऊपर या इन सब के ऊपर इल्जाम लगाता हूँ कि दानिस्ता तौर पे करते हैं। पर इनके पास दूसरी वजह क्या है? पैसा और फेम के अलावा कोई मुझे दूसरा मोटिव बता दें, इनका क्या है? ये नहीं कि ये जो कुछ कर रहे हैं, वैसे तो कंटेंट बाकी लोग भी बनाते हैं, फनी कंटेंट, ये वो। हमें पता है कि जैसे ही वीडियो में अपनी बीवी ये नुमाइश करते हैं, उसके ऊपर व्यूज आते हैं। इनको भी पता है ये बच्चे नहीं है, काके नहीं है, ठीक है? तो इनका मकसद मोटिव पैसे और फेम के अलावा है क्या? लेकिन हाफ़िज़ साहब दूसरा, ये तो हो सकता है ना कि शायद वो इस चीज़ को दुरुस्त मानते हों। हाँ ये देख, मैंने वही तो कह रहा हूं ना कि वो इस चीज को इतना उस मुआशरे में वो कंफर्टेबल है, क्योंकि जिस माहौल में वो बड़े पैदा हुए हैं, ठीक है? मैंने लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद का माहौल देखा हुआ है, ठीक है? कराची का तो नहीं, सॉरी, देखा। तो उनके माहौल में ये चीजें अलाउ हैं, ये नॉर्मल नॉर्मल है। मसला सिर्फ वहीं पे आता है कि जब आप उन अपने जो आप अपने इर्द गिर्द की चीजें नॉर्मलाइज हैं, उसको पूरे पाकिस्तान में नॉर्मलाइज करें, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नॉर्मलाइज करें। मसला सिर्फ ये है। तो मैंने अपनी पिछली रिसेंट वीडियो में यही बात की है कि लेकिन जो एक ज़कात का अमल है, हजरत अबू बकर ने ज़कात ना देने वालों के खिलाफ जिहाद किया, उनके खिलाफ जंग की। उसकी वजह क्या थी? कि ज़कात ना देना मुआशरे में खराबी पैदा करता है, सेकंड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आप कहें कि एक चोर है, चोर के हाथ काटना जुल्म है, मैं बेइज्जती करूं तो यार, उसने चोरी तो की है, हाथ क्यों काट रहे हो यार? नहीं, उसने लेकिन जिना ही तो। लेकिन हाफ़िज़ साहब इसमें मसला है ना कि वहाँ पे शरीयत नाफिज थी, यहाँ पे नहीं है। अब ये आप मैं, जो मैं हाँ दो मूवमेंट दीजिएगा। अगर आप जी, पाकिस्तान या कानून देखें तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे कानून के मुताबिक। मैं शरीयत पे नहीं आता, कानून के मुताबिक वो कुछ गलत नहीं कर रहे, बल्कि उनको तो गवर्नर्स बुला के अवार्ड भी देते हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली भी अवार्ड देता है। तो ठीक है। टेक्निकली कानून के ख़िलाफ़ तो आप चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ पे आप उन पे तनकीद, उनको हरास कर रहे हैं, उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। तो फिर कानून की बालादस्ती होगी या जो आपको लगता है कि शरीयत होनी चाहिए उसकी बालादस्ती होगी? पाकिस्तान जिस नजरिए के ऊपर बना है ना, वो मैं जानता हूँ, ठीक है? वो आप भी जानते हैं, सब क्यों जानते हैं, वो अलहदा बात है, वो नजरिया इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हम्म। दूसरी बात, अगर शरीयत नाफिज नहीं है तो हम तो मुसलमान तो है ना, सब खुद को मुसलमान क्लेम करना छोड़ दें तो फिर मैं भी तनकीद करना छोड़ दूं। मुसलमान क्लेम करते हैं ना, तो जब मुसलमान क्लेम करते हैं, शरीयत नाफिज हो ना हो, हर उम्मती के ऊपर फर्ज है वो सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाए, वो है जुबान। हाथ की ताकत नहीं है तो जुबान। तो अगर हम्म। बंदा, हम तनकीद करने वाले चुप हो जाएं, हम्म। जस्ट इमेजिन कि ये पाकिस्तान में आप तनकीद कर, सियासतदान के ऊपर तनकीद करने वाले, ये ड्रामों फिल्मों के ऊपर तनकीद करने वाले, ये सारे चुप हो जाएं, ये हो हम्म। ही ना, एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हम्म। ये सब कुछ ठीक है। तो आप एक ऐसा मुआशरा देखेंगे जो ये करना चाहते हैं, यूरोप बन जाएगा। ऑलरेडी गामजन है उस तरफ। तो ये हम्म। वही बनाना चाहते हैं कि हम खुद को मुसलमान भी क्लेम करें, साल बाद उम्रा भी कर लें, रमजान के अंदर खैरात भी कर लें। और उस खैरात, वो कमाई कहां से है? खैरात की कमाई कहां से है? उसी गलत कामों से कमाई है। और अपने उस काम को ये जस्टिफाई इस एक चीज से कर लेते हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की। नहीं, ये तो अपनी साथ, ये जस्टिफिकेशन नहीं होती। अगर मैं हेरोइन का काम करूं, कल को लोगों की मदद करूं, तो मेरा हेरोइन का पैसा हलाल नहीं होता। जो हराम है वो हराम है, वो तो कोई चक्कर ही नहीं है हाँ, उसमें।
वो इस चीज को इस तरह कहते हैं कि यार हमारे हमारे हम लोगों की खिदमत करते हैं, वो रमजान में राशन बांटते हुए या इस तरह। हर एक बंदे ने ना अपने दिल को, ये इनका दिल जवाब देगा, ये अगर वो बात सुन रहे हैं ना, इन्होंने अपने दिल को इस तरह मुतमिन किया हुआ है कि यार हम जो भी करते हैं ना, हम गरीबों की मदद करते हैं, हम अल्लाह हमसे काम ले रहा है, भले ही हम जो भी करते हैं वो है तो गलत, लेकिन वो एक हम हद में रह के कर रहे हैं, और हम वो सारी कमाई उसमें से गरीबों को भी देते हैं, ये अल्लाह हमसे काम ले रहा है। ये इनको जस्ट अपने दिल को इसने मुतमिन किया हुआ है। आपकी हमायत में शाम इदरीस भी बोलता रहता है, लेकिन शाम बिल्कुल इदरीस भी शरई असूलों पे पूरे नहीं उतरते। बिल्कुल। तो मैंने फिर वो अपनी वीडियो के अंदर ही बात वाज़ क्लियर की थी कि मैं, जो समझदार लोग होते हैं ना, समझदार बंदा होता है, मुझे एक बुजुर्ग ने समझाया था कि बेटा एक वक्त में एक ही महाज खोलना, दो जंगें नहीं एक वक्त में लड़ी जाती। मैं पाकिस्तानी मुआशरे की नफ्सियात जानता हूँ, मैं पाकिस्तानी मुआशरे के कल्चर को जानता हूँ, मैं पाकिस्तानी मुआशरे के जो जितने भी बच्चों से लेके अपनी उम्र तक, या अपनी बड़ी उम्र तक को तो मैं इतना नहीं, लेकिन उनकी नफ्सियात को मैं जानता हूँ। मैंने कुरान मजीद पढ़ा है, ठीक है, कुरान मजीद दुनिया की सबसे बेस्ट नफ्सियात की किताब है। मैं कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुरान मजीद को तर्जुमे 2024 के एंड तक मैं पाकिस्तान में था ना, तो हमारी क्लासेस होती थी, कुरान क्लासेस, लाहौर से मुफ्ती साहब आते थे। तो यानी कि मैं आपको ये बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नफ्सियात पढ़ी हुई है लोगों की, मैं नफ्सियात जानता हूँ। कुरान सबसे बड़ी नफ्सियात है। 27वें पारे तक मैं, वैसे तो हिफ्ज भी किया हुआ है, लेकिन 27वें पारे तक मैंने तर्जुमे के साथ, ऐसा नहीं कि पढ़ा है, मुफ्ती साहब ने हमें लेक्चर दिए हुए हैं मैं समझ गया। 27। तो मैं नफ्सियात को जानता हूं, मैं अपने कल्चर, जो मैं अपनी इर्द गिर्द देखता हूं, उस नफ्सियात को, उनके कल्चर को, उनकी खराबियों को, खुराफात को जानता हूं। तो मैं सिर्फ उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। जो दूसरा कल्चर है ना, पाकिस्तान के अलावा यूरोप के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, मैं भी अब यहाँ पे आया हूं ना, आइसलैंड में, तो यहाँ पे भी इर्द गिर्द, यहाँ पे तकरीबन कोई 700-800 मुसलमान टोटल होगा पूरी कंट्री में। ओके। तो यहाँ पे टोटल कल्चर चेंज है मुसलमानों का। यहाँ पे माल की मसलक कराई जाए, तो मैं देखता हूं, मैं पिछले जुम्मे की बात मैं शायद व्लॉग में भी अपने डालूंगा, मस्जिद में लोग बैठे हैं, मसलन ये चीज पाकिस्तान में मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज थी, लेकिन यहाँ पे मैं वो ना, कि बंदों ने ना मस्जिद के अंदर साइडों पे के ऊपर तकिए रखे हुए, तकिए, वो एक गेम खेल रहा है, एक बंदे ऐसे गुफ्तगू, मस्जिद के अंदर की बात हो रही है। गप्पे लगा रहे हैं। हाँ, मसलन वो उन्होंने मस्जिद को एक बैठक बनाया हुआ है, तो अजान हुई है तो जुम्मे फटाफट एक कारी साहब आए, उन्होंने खुतबा दिया, नमाज, उसके बाद दोबारा ना दुआ ना ये वो, मसलन कल्चर हर कंट्री में मुसलमानों का जहां पे इस्लाम पहुंचा है, डिफरेंट है उस कल्चर। अब मैं यहाँ के मुसलमानों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दूं कि वो हिजाब करते हैं, हालांकि इस्लाम में तो वो इस तरह का नहीं है। मैं इस कल्चर को पहले समझ तो लूं, मैं शाम इदरीस के उस कल्चर को नहीं समझता, मैं उसके ऊपर कैसे तनकीद कर सकता हूं? ठीक है, मैं तो बेसिक उन्हीं चीजों के ऊपर तनकीद कर सकता हूं जो मैंने अपने कल्चर की नफ्सियात को, खुराफात को ऑब्जर्व किया है। डक्की की नफ्सियात आपने क्या समझी? डक्की की जो नफ्सियात है ना, मैं उससे मिला भी हूँ, घर में भी आया था, 2-3 मरतबा डस्का में भी मिलने आया, गुजरांवाला में भी मिले, अदालत में भी 2-4 मरतबा। तो उसने एक दफा ये टॉपिक छेड़ा था कि मसलन जब सुलह वाली हो रही थी ना चीज, तो वो उसने ऐसे बातों बात, और यार देखो ये जो तुम करते हो ना कि बीवियां दिखाना, ये यार ये गलत नहीं है, ये मतलब उसने इस तरह की बात की अच्छा, कि उसने ये देखो बात हमारा, की? हाँ हाँ, मुझे उसने की कि यार तुम ये इस्लाम की बात करते हो, देखो इस तरह तो फिर ये हो जाएगा। मतलब वो जस्टिफाई कर रहा था कि ये नॉर्मल है, हम कंफर्टेबल हैं इसमें, ये गलत नहीं है कुछ, हम कौन सा अपनी वो ऐसे नंगे हो रहे हैं, ठीक है। वो इस तरह की सोच के, यहां तक तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपके नजदीक ये बगैरती नहीं कि बीवी सामने आ रही है, उसने दुपट्टा नहीं किया हुआ और वाज़ेह तो मसलन वो खूबसूरत नजर आ रही है, यहां तक बगैरती नहीं, ये आपने डिसाइड किया। अगर आप इंडिया में चले जाओ, उन्होंने बगैरती का लेवल क्या डिसाइड किया हुआ है कि औरतें मसलन सब कुछ कर रही हैं, अगर उन्होंने स्कर्ट नहीं ना पहनी, स्कर्ट पहनने तक वो बगैरती नहीं। इंडिया वाले खुद कहते हैं वहां पे अब ये बगैरती का लेवल हो चुका है कि स्कर्ट पहनी हुई है तो तब बगैरती का लेवल शुरू हुआ है, उससे पहले तो वो नॉर्मल है सब कुछ। अगर आप यूरोप में चले जाओ तो वहां पे तो ज़िना भी आम है, वहां पे तो बगैरती का लेवल ये है। तो बगैरती का लेवल कोई कल्चर
कोई कंट्री नहीं सिलेक्ट करेगी, बगैरती का लेवल इस्लाम सिलेक्ट करेगा कि भाई बगैरती क्या है, नहीं, तो बगैरती यही आपने है। डकी को बताया कि शरई तौर पे हदें क्या हैं। यार वो हमसे ज्यादा समझदार है, वो उसने उन्हें इन लोगों को हमसे ज्यादा पता है, ठीक है। लेकिन ये उस पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने अपने आप को इस तरह जस्टिफाई किया हुआ कि हम तो अच्छा काम करें, हम गरीबों की मदद भी करते हैं, और ये आम है, ये लेवल नहीं है। इन लोगों को पता है सारी हदें, लेकिन अपने आप को ये इस तरह मुतमिन कर लेते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता होगा हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। ये वैसे बड़े अफसोस की बात है कि एक यंग बच्चा है, मिलियंस ऑफ लोग उसको देखते हैं, रजब भट्ट भी, नदीम नानी वाला हो गया, जितने भी हो गए, तो हम कुछ ऐसी फंडामेंटल गलतियां करते हैं जो शरई तौर पे बहुत नुकसान पहुंचाती है और लोगों का दीन के बारे में एक जो ओपिनियन है वो चेंज कर देती हैं। हम पहले देखते थे बिल्कुल। कि जब टीवी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अवार्ड जीते तो कहते थे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तो हम हंसते होते थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह का कौन सा शुक्र है, हाँ। ये क्या चीज़ है जो आपने अचीव कर लिए। लेकिन अब रोज़ हम्म, की बुनियाद पे एक टीवी ड्रामा शाम को चलता है हर घर के अंदर जहाँ पे अजीब हम्म, मामलात होते हैं। बल्कि ये तला रिव्यूज़ वाले मामले में जब पहली दफ़ा इनकी वीडियोस देखनी पड़ी थी तो यकीन जाने बड़ी परेशानी हुई थी। और मैं समझता था कि हाँ, मैं बहुत क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल में एजुकेटेड था, एचसन कॉलेज में, और मेरे घर वाले वेल ऑफ थे, तो मैं सोचता था कि मेरे आगे पीछे मॉल बहुत लिबरल है। पर मैं कहा ये तो डेली वील और मेरे घर से भी बहुत आगे निकल गया, इनकी भी जो बस कैपेसिटी है बहुत आगे चली गई है। अब मैं जिस शहर में रहता हूँ ना, डस्का में, मेरे लिए बड़ी, मैं पहली दफा जब लाहौर गया मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें देखी नहीं थी। जब पहली दफा मैं यूनिवर्सिटी में गया मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार हम पढ़ते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमें तो, क्योंकि छोटा शहर है वहां पे ये चीजें नहीं नहीं, इतनी वो आम। डिफरेंट है, अब डस का शहर डिफरेंट है। हाँ, हाँ, अब तो होनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, लेकिन बहरहाल वो इस तरह की चीजों को बहरहाल नॉर्मलाइज होनी। लाहौर लाहौर है। तो तो ये चीजें, मुझे ये चीज तकलीफ देती है ना कि यार देखो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ मर्जी करो, ठीक है, लेकिन आप उसकी तशहीर करते हो, तशहीर मना है, ठीक है, तशहीर के वो प्रॉब्लम है कि पर्सनल लाइफ में ठीक है, अब यहाँ का कानून है, हम क्या कह सकते हैं, शरीयत नाफिज नहीं, तो हम एक एक को पकड़ के तो ना कह सकते कि यार ये नहीं। लेकिन जो भाई 80 लाख लोग, 50 लाख लोग, और सिस्ट्रोलॉजी 30-40 लाख लोग, कैन यू इमेजिन यार, ये इतने लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप अपनी औरतों को नचाएं दिखाएं, शादियों पे मुजरे करें, ये वो वगैरह करें, रमजान के अंदर गरीबों की मदद कर दें, ठीक है, आप नमाज पढ़ें और साल बाद उम्रा कर लें, माशाल्लाह दीन मुकम्मल है, क्या दीन है। ओ भाई ये आप जो कर रहे हैं ये इबादत है आपकी। वैसे आ, हाफिज़ भाई, ये जो आपने गलती आइडेंटिफाई की इन पे, इसका ज़िम्मेदार आप हुकूमत को ठहराते हैं, तालीमी इदारों को ठहराते हैं, किसको ठहराते हैं? क्योंकि अगर आप देखें मुआशरा इन चीज़ों से बड़ा मुतासर हो रहा है। हम ये नहीं जी कहते जी। कि मुतासर नहीं हो रहा, मगर रजब हम्म, भट्ट ने 2 साल में सबको पीछे छोड़ दिया, ये जो हाँ ऐसी हकीकत वाली बात। बात है। तो मुआशरा इन चीज़ों से मुतासर तो हो रहा है, तो क्या ये जो एक फेलियर है ये सरकार का है, तालीमी निज़ाम का है, किसका है? देखिए अवाम ही वो नहीं ना चाहती। अब रजब भट्ट इतनी जल्दी क्यों तरक्की कर गया, क्योंकि उसने अपनी नफ्सियात के लोग ढूंढ लिए, वो बदमाशी हो या क्या बात है, गाड़ियां तो बंगले तो ये उसने अपनी नफ्सियात के बंदे फौरन ढूंढ लिए। क्यों? क्योंकि इस नफ्सियात के लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और मसला इसमें पीछे बैकग्राउंड में शुरू से ही चला आ रहा है कि नाफिज तो इस्लाम, मसलन पाकिस्तान बना तो इस्लाम के नजरिए के ऊपर था, लेकिन उसमें वो इम्प्लीमेंट ना हो सका, ठीक है।
अगर हम पूरे हिंदुस्तान को देखते हैं ना, तो असल जो आजादी की जंग लड़ी थी वो बांग्लादेशियों ने लड़ी थी, ठीक है, बंगालियों ने। ये जो ऑलरेडी पंजाब का इलाका और ये इलाका था ना, ये ऑलरेडी लिबरल था पहले ही, ठीक है, ये नाम के ही मुसलमान थे शुरू से। तो यहाँ पे वो बुनियाद अभी तक रखी गई ही नहीं। ये यहाँ के लोगों तो कोई टेंशन ही कोई नहीं थी कि भाई ठीक है हम जो रह रहे हैं, इनको आजादी की टेंशन है ही नहीं थी। आजादी चाहिए थी कश्मीर के लोगों को, आजादी चाहिए थी बांग्लादेशियों को, ठीक है। तो इनको तो आजादी चाहिए ही नहीं थी, ठीक है। तो ये मसलन ये वही जो मैंने पहले बात की, ये ऑलरेडी बाय मुस्लिम थे कि वो हम मुसलमान तो हैं, हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, हम मर्जी अपनी करते हैं। तो अब भी ये वही कल्चर है, उनकी हुई लादे हैं। हाँ, उनमें अच्छे निकल रहे हैं, समझदार निकल रहे हैं, वो बेचारे बोलते हैं, बोल के चले जाते हैं, मुआशरे के कुछ लोग समझ जाते हैं, बस वो अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह हम भी अपना काम करेंगे, तनकीद करेंगे, हमारा मकसद है शरीयत नाफिज हो, ठीक है, ये मकसद है। तो जब तक वो नहीं नाफिज होती, जुबान की ताकत है, हम बोलते रहेंगे। हाँ, मैं अपने कंटेंट को 100% जस्टिफाई नहीं करता, कभी नहीं करता। जो मुझे अभी मैंने जो रिसेंट वीडियो बनाई है, सारी मैंने पॉइंट्स क्लियर कर दिए, सारे क्लियर कर दिए। अब लोगों के पास एक ही पॉइंट रह गया कि मैं भी तो इनकी लड़कियों को दिखा रहा हूं ना, मैं इसको कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा कि मैं, जारी बात है, मैं भी तो दिखा ही रहा हूं ना, ऐसे ही। मैं दिखा, हाँ मैं तो दिखा के मैं उसको। लेकिन पॉइंट ये है, एक कारी साहब है या एक मौलवी है, वो मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, वो मस्जिद में वही लोग आएंगे जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है बात सुनने को, ठीक है। ऐसी बात ही है ना, मस्जिद में या हमारा ये पॉडकास्ट है, ये थोड़ा संजीदा गुफ्तगू वाला है या जिस तरह का भी है, ये सुनने कौन लोग आएंगे जो ऑलरेडी इसकी तरफ अट्रैक्ट है, संजीदा गुफ्तगू, या ऑलरेडी इसकी तरफ आना चाहते हैं, वो ऑलरेडी। मैं किन की तरफ पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, जो इनको देखते हैं, मैं उनके अंदर ये बात डालना चाहता हूं। क्या मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं ना, विदाउट टाइटल, विदाउट डिस्क्रिप्शन, विदाउट नाम लिए, इसी तरह सामने आके औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह मैं बात कर सकता हूं, ठीक है। मुझे बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, उसमें तुम ऐसी तारीफों के पुल मेरे ऊपर बांधे जाएंगे, क्या बात है। लेकिन मेरा मेरा मकसद है कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं उन तक बात पहुंचाई जाए। तो उनका तरीकाकार यही है कि भाई इनको, इनके मुंह के ऊपर बेइज्जती की जाए कि ये गलत कर रहे हो, ठीक है, इनके मुंह के ऊपर इनको मुखातिब करके पॉइंट आउट करके, भाई ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तुम ये सब कुछ गलत, मेरे से मेरा इस ये तरह। इधर एक सवाल ये है कि ये बात तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, हमें भी ये दिक्कत होती है कि अगर हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो ख़वातीन की तस्वीर, ये चीज़ें आ जाती हैं। और हाँ कई हाँ उलेमा से मेरी इससे बात होती है, वो कोई कहते हैं इसको अवॉइड करो, कोशिश करो जितना अवॉइड कर सकते हो। लेकिन हम्म अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन उतना ही काम कर रही हैं जितनी मर्द कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी उतने ही बनते हैं और हम वो करते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अब आइसलैंड जाके रह रहे हैं, जी जी। तो क्या इसको मैं समझूं कि आप मौका छोड़ के भागें? क्योंकि एक जो सवाल होता है वो ये होता है कि लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आप उस इलाके में रहते हैं और फिर आप साम्राज्य का या किसी का लड़ते हैं और फिर अपना दिफा करते हैं। तो जो आपने इलाका छोड़ा है, उससे आपको लगता है कि जो आपका ये मिशन है इसको नुकसान पहुंचा? मैंने ये पाकिस्तान में रह के, ऐसा नहीं कि मैं, मेरे ऊपर पहली दफा किसी ने, उमर भट्ट ने धमकी लगाई और मैं वो तभी डर के पाकिस्तान छोड़, मेरे ऊपर जिस जिसने धमकी लगाई है, जिस जिसने जो जो किया है, मैंने पाकिस्तान में रह के एक्सपोज किया है कि ये बगैरत हैं, ये बदमाश हैं, ये जाहिल लोग हैं, ठीक है। उसके बाद नानी वाला आया, वो भी लड़ा, किडनैप मुझे कर लिया, मैं 1.5 साल केस लड़ा, अदालत में अपना सारा बैंक बैलेंस खाली कर दिया, मैं पाकिस्तान में रह के लड़ा हूं। मैं आपको पूरी बात बताने लगा हूं। तो वहां तक मैं लड़ता रहा, डक्की के खिलाफ, नानी वाले के खिलाफ, सिस्टोलॉजी, ये मिनाहिल मलिक, बड़े लोगों ने, साइलेंट गर्ड ने मुझे, वो साइलेंट गर्ड केस अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में ले गई, वो स्ट्राइक वाला, ये वो सब मैं वहां पे रह के लड़ रहा था, तब तक लड़ता रहा, तब तक अपनी जान की मुझे फिक्र तो आज भी नहीं है, कभी हुई नहीं। मैं लड़ता रहा, लड़ता रहा। मैं पाकिस्तान कब छोड़ने पे मजबूर हुआ, जब इस डक्की ने मुझे जेल में भिजवा के पीछे मेरी माँ और मेरी वाइफ के साइन अंगूठे करवा लिए, ठीक है। कि इसको पता था, ये नहीं कि इसको तो हमने किडनैप करवा के भी मार उस पड़वा वक्त जो आपका भाई था वो 18 साल का था, कोई भाई आपका?
मेरा भाई अबू बकर, हाँ 19 साल का वो होगा। तो उसने 19। आपके भाई का क्यों नहीं साइन करवाया? ये उसको पता है ना, उस मुनाफिक इंसान को पता है कि मेरे ऊपर बात आएगी, मैं फिर भी चुप नहीं करूंगा, मुझे जेल में डाल दो, महीने बाद भी निकल के आऊंगा तो फिर बोलूंगा। उसने मेरी वालदा और मेरी वाइफ के साइन अंगूठे इसलिए करवाए कि अगर इसकी वाइफ के अगर ये बोलेगा तो मैं इनको जेल में डलवा दूंगा, ठीक है, हम्म। तब ये चुप हो। तो तब मैंने फिर प्लान किया कि अगर तुम्हें पाकिस्तान में रह के डरता रहा तो मुझे तो ये जान से भी मार दें, कोई टेंशन नहीं, मेरी फैमिली को ना नुकसान पहुंचाएं, हम्म। ठीक है। हम्म। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे इर्द गिर्द, ये जारी बात है, इनके ऊपर अटैक ना करें। हम्म। तो मेरे घर वालों ने मशवरा दिया कि भाई वो तुझे उठा लेते हैं और पीछे फिर हमें आके ब्लैकमेल करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ही बाहर चला जाता हूँ, ठीक है। तो पीछे क्या भाई, तो ये चीज है कि मैं पाकिस्तान में रह के लड़ा था। अब ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तान से हमेशा के लिए चला गया हूँ। मेरा एक मकसद है, उसको पूरा करके पूरी तैयारी के साथ इंशाल्लाह वापस आऊंगा। मुझे ये ऐसा नहीं कि बताना मैं। कि अभी जो अक्सर आप एक फ़ाइल दिखाते हैं कि मेरे पास और बहुत मवाद है, ठीक है, हम्म। तो वक्तन फ़वक्तन आप लाते रहोगे मार्केट में, या बस जितना हो गया सो हो गया अभी तक? नहीं, वो ये डक्की और नानी वाला ये इनके रिलेटेड तो बस एंड हो गया है। अच्छा। क्योंकि मैंने जितना अपना मौकफ देना था इनके ऊपर दे, मैंने अपने वजाहत दे दी कि ये बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, जाहिल है, क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फेक इमेज बरकरार रखना चाहते हैं, वो रख। जो मेरा मुवाद है ना, उस मुवाद में इनकी हिपोक्रेसी है, अदालत के सारे वो केसेस हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हम्म। हैं, A to Z इनके टोटल, पहले दिन से लेके वो चैट, पहले दिन के से लेके आज तक जितना भी है वो सारा उसमें है। तो ओवरऑल तो मैंने स्केच सारा रख दिया लोगों के सामने। हाँ, हम्म। अगर दोबारा मैनिपुलेट करता जिस तरह डक्की ने मैनिपुलेट कर दिया बातों को घुमा के, फिर मैंने लोगों को साबित किया कि इसने मैनिपुलेशन किया, असली बात ये है। तो ये सारा सीन है। बाकी मैंने डक्की डक्की और नानी वाला ये जितना था ना, इसको अपना मौकफ सारा दे दिया। अब मैं नेक्स्ट अपना जो काम है वो उसकी तरफ आने लगा हूँ। मुझे ये बताना कि जो 10 लाख रुपए आपने वसूल किए थे, हम्म। बिकॉज़ ये काफ़ी चीज़ ज़ेर बहस भी रही, उसमें से आप कहते हम्म। हैं कि 5 लाख नदीम ने दिए थे और 5 लाख डकी ने दिए थे, जी। तो ये बात आपने शुरू में क्यों नहीं बताई? शुरू में इसलिए नहीं बताई क्योंकि मेरा मौकफ तो क्लियर था ना पहले ही। मेरा मकसद था कि इनको, लोगों को ये दिखाना कि ये क्रिमिनल हैं, बदमाश हैं, जाहिल हैं, जो भी हैं। तो वहां तक मैंने जो पहली वीडियो बनाई, मैंने वहां तक बताई जहां तक ये अदालत और ये मुझे जेल में डलवा के, वहां तक मैंने मौकफ क्लियर कर दिया। अब अदालत में अगर आप कोई केस करते हो, एफआईआर करते हो, हमारी जो एफआईआर हुई थी ना इसके ऊपर, नानी वाले के ऊपर, उसमें भी हमने ये नहीं कहा कि हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर नहीं। हमने कहा एटीएम के बाहर से बंदे आए हैं, उन्होंने मैं उठा लिया है, ठीक है। ठीक है। तो मौका तो बंदे ने यही देना होता है ना। अब अगर उसके बाद जो कुछ होता रहा, उसके बाद इतनी लंबी चीज थी, ठीक है, डक्की ने देखी उस चीज को 2 घंटे में बताया। अगर मैं उस चीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता जैसे मैंने बाद में दी, वो भी 1.25 घंटा, कैन यू इमेजिन के मेरी पहली वीडियो है 45-50 मिनट की, उसके बाद जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी मैं 1.5 घंटे की वीडियो, 2.5-3 घंटे की मैं वीडियो बनाता सारी की सारी। तो मेन जो पॉइंट था वो कहीं पे गुम हो जाना था, मेन जो पॉइंट था। तो मैंने मेन पॉइंट ये रखा था, बाकी सारी चीजें आप छोड़े भाई। मैंने जो 5 लाख उससे, 5 लाख उसने दिया, वो इनके खिलाफ यूज किया। इनका 1 रुपया भी मेरी जात के ऊपर हराम है। मैं अपना 35 लाख लगा के आइसलैंड में आया हूं। नहीं, तो डकी मैं, ने अपनी वीडियो में कहा कि 10 लाख रुपए मैंने दिए हैं, लेकिन ये बात वही साबित ना। होगी कि 5 लाख नदीम ने दिए हैं, ठीक है। तो ये तो साबित हो गया, क्या कहते हैं, कि कुछ चीज़ें डकी ने गलत बोली हैं और कुछ चीज़ें वो आपकी तरफ मंसूब करता है कि आपने गलत बोली हैं, और शायद ये 10 लाख पहले ना बता के आपने अपने आप को लोगों की आंख में नुकसान पहुंचा दिया। ये जो बात तस्लीम करनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो बेसिक मुद्दा है, जो मेरा ख्याल है इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और मैं ऑडियंस के सामने वाज़ह करना चाहूँगा कि आपको इलीगली उठाया गया था। उस वक्त आप एफआईआर नहीं कटी हुई थी। जो डकी मैसेज दिखाता है वो बल्कि उस चीज़ की तस्दीक करते हैं, और पुलिस ने ये इलीगल एक्शन लिया, और उस इलीगल हरासत में जो बाद में लीगल होगी, क्योंकि बाद में पर्चा कट गया, बाद में वो लीगल होगी, उस दौरान जाके उसने आपकी वालदा और बेगम के साथ सुलहनामा लिखा। नाजरीन, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हम दावत दें कि डकी आए, अपना मौक़िफ़ समझाए। हम कतन एक बंदे की एक तरफ़ा साइड नहीं लेते, लेकिन जब एक मर्द किसी की माँ और बीवी के साथ बैठकर सुलहनामा करता है तो इंसान सोचने को मजबूर होता है कि जनाबे वाला ऐसी क्या ज़रूरत बन गई।
साथ ही वो ये बात करते हैं कि आप लोग ख्वाहिश का इजहार करते थे कि आप सुलहनामा साइन करें उनकी बीवी के साथ, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि आप उनकी बीवी से मिले क्योंकि आपसे उनको ख़तरा था कि आप सेक्सुअली नहीं नहीं, हरास करते मैं हैं ख़वातीन को। ये जो उसकी वाइफ के ऊपर वो सारी चीजें बकर के साथ डिस्कस हुई थी, मैं तो जेल में था। उनके साथ डिस्कशन हुई थी कि वाइफ और मेरी वालदा के जो साइनिंग उठे हो गए, उसके बाद बकर और उनकी डिस्कशन हुई थी। तो अच्छा। अबू बकर ने कहा कि उसने अगर ले लिया तो आप भी ले लो। मेरे मेरे रिश्तेदारों ने, बहनोई ने मशवरा लिया कि तो वो हमारे घर की खवातीन के साइनिंग उठे ले रहा है तो आप भी लो, ताकि कल को ये भी कुछ ना करे। लेकिन उसने उस बातों को गोल मटोल किया। उसने साइनिंग उठे कोई दिखा दे किधर है, कोई नहीं करवाए अपनी बीवी के, अपनी माँ के। ठीक है। तो क्या कहते हैं, डकी नहीं चाहता था कि आप उसकी बेगम से मिलें क्योंकि उसको ख़तरा था आपसे। उसको ये था कि पता नहीं शायद आप ना खास्ता एक सेक्सुअल हरासर प्रेडेटर हैं, तो आप चढ़ जाएंगे या पढ़ यार, देंगे उनकी बीवी हाँ, को। मैं इस तरह देखें, वो उसने मुझे मैसेज भी किया हुआ है, मैंने वो शो नहीं किया। वो खुद अपनी वाइफ को लेके आ रहा था जब फर्स्ट टाइम डस्का में आया ना, तो कह रहा था मैंने अपनी वाइफ को लेके आना है, उसने आपके घर वालों से मिलना है, आपकी वालदा से, आपके ये से। मैंने कहा कि भाई नहीं, हमने मीटिंग अपने घर में अब ये नहीं करनी, मैंने किसी दूसरी जगह पे करनी है, आप अपनी वाइफ को ना लेके आए। ठीक है। हम्म। तो वो बात नहीं है। वो तो उसने ऐसे, मुझे ऐसा उसने गंदा कर दिया कि मैं कोई पता नहीं हिरासत ठरकी इंसान हूँ। भाई ऐसे मुझे ही क्या है जरूरत है। आंसर, उसने यही दिया है वैसे कि आप जो है मैं बैठे होते हैं जिनसी बिल्ले की तरह हमला करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है मेरी कि थोड़ा सा ये लोग गलूफ कर जाते हैं और ये एहसास नहीं करते कि ये एक इंसान के बारे में बात करें, उस पे झूठ बांधते हैं, और ये तब होता है जब इनकी अपनी गलतियां सामने आ जाती हैं। हाँ, उसका कोई सबूत तो देना। मेरी भाई शादी तुम लोगों से पहले हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। एवरीथिंग पर मुझे अल्लाह से कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 वक्त की रोटी अल्लाह दे रहा है। मैं तो इस दुनिया से जाने की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कब जान छूटेगी फजूल दुनिया से। तो पॉइंट ये है कि मुझे मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह को लंबी ये ज़िंदगी दे यार, ये क्यों छोड़ें। ये यहाँ पे कोई कंप्लीट नहीं है। मसलन हम्म। यहाँ पे इंसान की बेसिक नीड क्या है? रोटी, और उसकी नस्ल या उसका जो मोटिव है चलाने के लिए औलाद। अल्लाह हम्म। ताला ने एक बेटा भी दे दिया है। रोटी हम्म। अल्लाह ताला मुझे तब भी दे रहा था जब मेरे वालिद साहब वफात पा गए, तब ऐसी सी हाँ। बात से, यानी कि रोटी का जिम्मा भी अल्लाह के पास है, इज्जत का जिम्मा भी अल्लाह के पास है, सारी चीजें अल्लाह। तो हम क्यों डरें, हम क्यों बोलने से? मतलब हमारे जिम्मे अल्लाह ताला ने एक खलीफा बना के भेजा है कि भाई तुम खलीफा हो, तुमने जाके दुनिया का निजाम चलाना। और हम ये दुनिया का निजाम चलाने की बजाय जानवरों की तरह अपने घर का निजाम चलाना शुरू कर दें कि बच्चे और ये तो वो, और पैसा जमा करना शुरू। पैसे तो जानवर भी नहीं जमा करते। हम उन्हीं चीजों में गिर गिर के रह गए हैं कि भाई बच्चे, शादी, फैमिली और ये मजे, यशी। पैसा, ठीक। शोर टपाटा, ये चीज़। मेरा आखिरी सवाल ये है, और ये सॉर्ट ऑफ एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी है। इस सारे दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था, तला वाला मामला, आप वीडियो बना रहे हैं, शाम बना रहा है, डकी गायब हुआ हुआ है, डकी फिर वीडियो बनाता है, इस सारे दौरान आपसे किसी ने रब्ता किया? रजब भट्ट, नदीम मानी वाला, डकी, कि इनमें से किसी ने शायद मौक़िफ़ क्लियर करने के लिए, बात करने के लिए, या कोई इस तरह की चीज़? नहीं नहीं, इस दौरान किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। कोई ऐसी चीज नहीं हुई। ठीक है ना। डक्की तो ऑलरेडी, जब मैंने पिछली वीडियो जब स्कैम वाली इनके ऊपर बनाई थी ना, हम्म। स्कैम वाली, हम्म। वो उस स्कैम वाली वीडियो बनाने के बाद मैंने डक्की को मैसेज किया था कि भाई तुम मुझे तो उठवा लेते हो ठीक है, तो मसलन तुम बड़े गैरतमंद हो, मुझे उठा लेते हो ऐसे ही। तो फरूक खोखर के बारे में क्या ख्याल है? उसने तो तुम्हारी वाइफ के ऊपर ऐसे ऐसा नहीं, जुमला उन्होंने बोल। उन्होंने बहुत बेहुदा बात की थी, मैं आपको सच हाँ। बताऊं। गैर मुनासिब हाँ। बात थी, और उस बात के मेरा ख्याल है बिल्कुल हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, डकी साहब ने उससे माफ़ी मांग ली, अब मैं क्या कर सकता हूँ। 24 घंटों के अंदर अंदर माफी मांग ली। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर वो गैरतमंद होता तो डट जाता। पैसा उसके पास है, उसके पास सियासतदानों का इन्फ्लुएंस है, ये है वो है। लेकिन अपने से पावरफुल के आगे वो डर गया। लेकिन अपने से कमजोर जिसने उसकी वाइफ के ऊपर सिर्फ एक ही गलत वर्ड बोला, गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर ठीक है, जिसकी वो माफी भी मांग चुका है। तो उसके अलावा उसने जितनी भी बातें की मैंने सारी ठीक की। लेकिन उसने मुझे वो गैरतमंद बनने का नाटक करता है कि मैं
उसने अपनी बीवी को विक्टिम कार्ड बनाया कि मेरी बीवी के साथ जुल्म हुआ है तो इस वजह से मैंने ये सारी हरकतें की हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ जुबान से नुकसान पहुंचाया तुम्हारी वाइफ को, और वो भी एक वर्ड गोल्ड डिगर। वो उस एक वर्ड की वजह से तुम मुझे किडनैप भी करवा रहे हो, तुम मुझे घर से भी उठवा रहे हो, तुम मेरी वाइफ और मेरी वालदा के साइन अंगूठे भी, यानी कि ये सब कुछ नाटक है। असल चीज थी पहला रोस्ट, जो जो अपनी वो हिपोक्रेसी छुपाना चाहता था कि मेरी हिपोक्रेसी लोगों के सामने ना आए कि मैं एक मुनाफिक इंसान हूं। जिन चीजों के ऊपर शामिल इसको गलत कहता था आज वो खुद कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक फेक इमेज बरकरार रखी हुई है। असल चीज वो अपनी हिपोक्रेसी को छुपाने के लिए सारे कदम उठाता रहा, लेकिन जाहिर बात है लोगों के सामने उसने एक बहाना पेश करना था कि मैं, और लोग भी, जारी बात है जब औरतों की बात आ जाती है तो फौरन सिंपैथी और इमोशनल हो जाते हैं कि हाँ यार बड़ी अच्छी बात। उसने अपने सारे बच्चों के फैंस को ये कह के कि इसने मेरी वाइफ के ऊपर जुल्म किया, मेरे अपनी वाइफ को उसने विक्टिम बना दिया। हालांकि उसकी वाइफ के ऊपर वो अभी भी पड़ा है, रोज जाके देख लो, एक वर्ड भी घटिया नहीं, एक वर्ड भी झूठा नहीं। गोल्ड डिगर था वो मैंने काट दिया, वो सब कुछ एवरेज सच है। उसके नीचे कमेंट्स शो कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ सच बोला है। तो ये चीज है, वो बस नाटक करता है ये इन चीजों का दिखाने का। असल में वो सिर्फ अपनी हिपोक्रेसी, अपनी जो हिपोक्रेसी है ना उसको छुपाने के लिए सारे इकदाम करता है। जज़ाकल्लाह हाफिज़ भाई आपका आने का। ऑडियंस मेरा ख़्याल है कि हम कोशिश करेंगे बाकी लोग भी जो हैं सोशल मीडिया पे वीलॉगिंग में वो इस पे आएँ, गुफ्तगू कर सकें। कोई डाउट नहीं कि हमारे कानून में एक चीज़ की इजाज़त है, लेकिन शरई तौर पे हमारी मोरालिटी एक चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तनकीद का हक़ हमें शरीयत भी देती है और पाकिस्ताना कानून भी देता है, और कोई उस पे अगर इल्लीगली रोकने की कोशिश करे तो वह गैर कानूनी काम कर रहा होता है। हाफिज़ भाई आपकी बहादुरी का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आइसलैंड में आपके रोज़े भी ठीक गुजरेंगे, आपकी फैमिली में सब हाँ जी, ठीक रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।